हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 22 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मई 1992 को जैव विविधता कन्वेंशन सीबीडी को अपनाने को ये चिन्हित करता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 22 मई 1992 को जैव विविधता कन्वेंशन सीबीडी को अपनाया गया था। ठीक है, तो उसकी याद में ये जैव विविधता कन्वेंशन 22 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास रखी गई है। हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इस वर्ष की थीम है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, 21 मई को। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया है। और इस बार किसकी थीम थी? बेहतर जीवन के लिए चाय, टी फॉर ए बेटर लाइफ, टी फॉर ए बेटर लाइफ। ठीक है, ये इस बार की थीम थी। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व मधुमक्खी दिवस 2025। तो विश्व मधुमक्खी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 20 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को और विश्व मधुमक्खी दिवस ये 20 मई को। ठीक है, तो परागणों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, इसको भी यूएन ने डिक्लेयर किया है। इस बार इसकी थीम प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खी सबके जीवन की पोषक। ठीक है, बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल, ये इस बार की थीम थी। बी नरिश्ड बाय नेचर, नहीं सॉरी, बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। ठीक है, प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खी सबके जीवन की पोषक, ये इस बार की थीम थी। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी द्वारा हनी मिशन के अंतर्गत अब तक देश भर में 2,29,409 मधुमक्खी बक्से और मधु कॉलोनियां वितरित की गई है, जिससे लगभग 20,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो विश्व मधुमक्खी दिवस पर केवीआईसी ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था, तो उसमें ये जानकारियां दी गई है। तो केवीआईसी है वो एक हनी मिशन चलाता है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत अभी तक 2,29,409 मधुमक्खी बक्से और मधु कॉलोनियां वितरित की गई है और उनसे लगभग 20,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है। जो केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है CBRRTI पुणे, ठीक है, तो ये पुणे में स्थित है और ये 1962 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1962 में। ठीक है, तो आगे देखते हैं स्वीट रिवोल्यूशन। तो ये शहद उत्पादन से संबंधित है। स्वीट रिवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? शहद उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और बाकी के जो रिवोल्यूशन है एग्रीकल्चर से संबंधित वो भी देख लेते हैं। तो हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति या येलो रिवोल्यूशन है वो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है। और जो नीली क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति या पिंक रिवोल्यूशन वो प्याज और झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। और काली क्रांति या ब्लैक रिवोल्यूशन है वो पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन और कोयला उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और जो ग्रे रिवोल्यूशन या दूसरी क्रांति है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति या सिल्वर रिवोल्यूशन है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये स्वीट रिवोल्यूशन थी, ये शहद से संबंधित है। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी रिवोल्यूशन क्रांतियां हैं वो बाकी की भी देख लेते हैं। ठीक है, सुनहरी क्रांति है वो गोल्डन रिवोल्यूशन वो बागवानी उत्पादन विशेषकर सेब के उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन रिवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन विशेषकर सेब के उत्पादन से संबंधित है। और सदाबहार क्रांति है वो देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व कृषि शोध को बढ़ाना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की सारी गतिविधियां लगभग इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो रेनबो रिवोल्यूशन इससे संबंधित है। मधुमक्खियां हैं वो केवल शहद उत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लगभग 75% खाद्य फसलों का परागण मधुमक्खियों के माध्यम से होता है। ठीक है, 75% जो खाद्य फसलें हैं उनका परागण पॉलिनेशन है वो मधुमक्खियों के माध्यम से ही होता है। ठीक है, और यदि मधुमक्खियां ना रहें तो 30% खाद्य फसलें
और 90% जंगली पौधों की प्रजातियां संकट में आ सकती हैं। ठीक है, उनमें पोलिनेशन ही नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो मधुमक्खी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। अगला है 16वीं शेर गणना। ठीक है, तो मई 2025 में की गई नवीनतम जनगणना के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों पैंथेरा लियो पर्सिका की आबादी 891 तक पहुंच गई है। ठीक है, तो जो एशियाटिक लोयन है वो कहाँ पाया जाता है भारत में? गुजरात के गिर अभ्यारण्य में पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी वहां पर इसकी 16वीं शेर गणना हुई थी। ठीक है, तो उसमें इनकी आबादी 891 तक पहुंच गई है। ये 5 वर्ष पूर्व की पिछली जनगणना के दौरान दर्ज की गई 674 शेरों की संख्या से पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। लगभग 32% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 217 शेर बढ़ गए हैं, 32% की वृद्धि हुई है। 2020 में 674 थे और 2025 में 891 हो गए हैं। 217 शेरों की वृद्धि हो गई है। वर्तमान आबादी में 196 नर हैं, 330 मादा हैं, 140 उपवयस्क हैं और 225 शावक शामिल हैं। तो टोटल 891। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में 384 शेर दर्ज किए गए हैं, जबकि 507 शेर इसकी सीमाओं से बाहर के क्षेत्रों में पाए गए हैं, जैसे वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य इनमें। ठीक है, तो एक गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाहर भी शेरों की आबादी बढ़ गई है। 384 गिर में है और 507 हैं वो गिर से बाहर है। ठीक है, तो शेरों की 16वीं गणना है वो 10 से 13 मई तक 4 दिनों तक की गई थी, जिसमें 11 जिलों के गुजरात के 11 जिलों के 58 तालुकाओं के लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रों को कवर किया गया है। ठीक है, गुजरात के 11 जिलों में की गई है, 58 तालुका शामिल थे और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में की गई है। ठीक है, और इसमें उच्च रिजोल्यूशन कैमरा ट्रैप और जीपीएस सक्षम रेडियो कॉलर सहित आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया है। तो भारत सरकार ने शेरों की आबादी को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट लोयन प्रारंभ किया था। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसको 15 अगस्त 2020 को प्रारंभ किया गया था और ये 10 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया इसको। ठीक है, 2030 तक ये जारी रहेगा और इसका कार्यान्वयन है वो गुजरात राज्य सरकार और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जैसे अन्य हितधारकों द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो एशियाटिक लोयन है वो गुजरात के गिर अभ्यारण्य में ही पाया जाता है। ठीक है, एशियाटिक लोयन और इंडियन लोयन के बारे में देख लेते हैं। इनका साइंटिफिक नेम तो देख लिया अपन ने, पैंथेरा लियो पर्सिका। ठीक है, मेल का वजन 150 से 250 केजी होता है और फीमेल 120 से 180 केजी, मतलब मेल है वो फीमेल से भारी होता है। ठीक है, बड़ा होता है मेल फीमेल से। ठीक है, इनका ब्रेथ इंटरवल 18 से 26 मंथ तक होता है और ये कार्निवोर्स हैं, मांसाहारी हैं। ठीक है, और लाइफ स्पान 16 से 18 साल तक ये जिंदा रहते हैं। जीवन काल इनका 16 से 18 साल तक होता है। प्रोजेक्ट लोयन पहल के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? तो लैंडस्केप पारिस्थितिकी आधारित संरक्षण, स्थायी शेर आवास सुनिश्चित करना। दूसरा है आवास पुनर्स्थापन और शेरों के लिए अतिरिक्त क्षेत्र सुरक्षित करना। तीसरा है सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय निवासियों के लिए आजीविकाओं के अवसर पैदा करना। और चौथा है रोग प्रबंधन, भारत को बड़ी बिल्लियों के स्वास्थ्य अनुसंधान और उपचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। तो 4 इसके अंतर्गत गतिविधियां हैं प्रोजेक्ट लोयन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इसमें शामिल की गई हैं। भारत की संरक्षण पहलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में वर्ष 2008 में एशियाई शेर को गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड से लुप्तप्राय इंडेंजर्ड के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो भारत सरकार की जो संरक्षण पहल है उनकी वजह से जो शेर पहले 2008 में जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में था, वो अब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है। ठीक है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय से लुप्तप्राय श्रेणी में आ गया है। भारत सरकार ने मार्च 2025 में गुजरात के जूनागढ़ जिले में नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ NRCW की स्थापना को भी मंजूरी दी है। और ये जो नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ है NRCW है, वो क्या करेगा? तो इसका उद्देश्य वन्य जीवों में बीमारियों की निगरानी करना, खासकर उन बीमारियों की पहचान करना जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना। तो ये भी भारत सरकार के प्रयासों से हुई है। तो IBCA का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य के कार्यक्रम के दौरान किया था। ठीक है,
तो जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसकी स्थापना भी भारत के प्रधानमंत्री भारत द्वारा ही की गई है। ठीक है। और 29 फरवरी 2024 को हुई अपनी बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में मुख्यालय के साथ IBCA की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय भी भारत में ही स्थापित किया जाएगा। इसे 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और इसका नोडल संगठन कौन होगा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, ये इसका नोडल संगठन होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अफ्रीका और भारत में शेर पैंथेरा लियो के लिए अपना पहला ग्रीन स्टेटस मूल्यांकन भी जारी किया है। ठीक है, पहला ग्रीन स्टेटस मूल्यांकन शेरों के लिए IUCN ने जारी किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं उसमें क्या है। तो इसके अनुसार शेर को लार्जली डिप्लीटेड श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, लार्जली डिप्लीटेड श्रेणी में रखा गया है। मूल्यांकन से पता चलता है कि संरक्षण ने पश्चिम और दक्षिणी मध्य अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका और भारत से संभावित विलुप्ति को रोका है। ठीक है, तो इन 4 क्षेत्रों में पश्चिमी और दक्षिणी मध्य अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और भारत में शेर का संरक्षण किया जा रहा है। इनकी वजह से शेर विलुप्ति से बचे हुए हैं। और मानवीय प्रभाव ने शेर को अपने पूरे क्षेत्र में पूरी तरह से पारिस्थितिकी रूप से कार्यात्मक होने से रोक रहे हैं। ठीक है, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसकी वजह से शेर अपने पारिस्थितिकी तंत्र में पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं हो पा रहे हैं। तो ये थी पहला ग्रीन स्टेटस मूल्यांकन IUCN का। ठीक है, अगला है एशियाई उत्पादकता संगठन की गवर्निंग बॉडी मीटिंग का 67वां सत्र। तो एशियाई उत्पादकता संगठन APO की गवर्निंग बॉडी मीटिंग का 67वां सत्र तो कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये 20 से 22 मई को इंडोनेशिया की अध्यक्षता में जकार्ता में आयोजित किया गया है। ठीक है, इंडोनेशिया की अध्यक्षता में और इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ है। इसमें भारत को 2025-26 के कार्यकाल के लिए औपचारिक रूप से एशियाई उत्पादकता संगठन APO की अध्यक्षता सौंपी गई है। ठीक है, तो अभी अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है और 2025-26 में इसकी अध्यक्षता भारत के पास होगी। 1961 में स्थापित एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो स्थित एक अंतर सरकारी निकाय है जो आपसी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देता है। और APO में वर्तमान में 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं। ठीक है, 21 देश इसके सदस्य हैं और भारत है वो APO का संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट है वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI। ठीक है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। ठीक है, FRI, इसका शॉर्ट में नाम FRI है लेकिन इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। ठीक है, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक। ये क्या है? तो ये भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। और ये वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के हिस्से के रूप में विकसित एक बहुआयामी विश्लेषणात्मक उपकरण का आउटपुट है जो साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम रोकने के लिए अग्रिम कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी उपलब्ध कराकर वित्तीय संस्थानों को सशक्त बनाता है। ठीक है, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनसे रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन पहले ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको दे देगा ताकि उनको रोका जा सके। ये एक जोखिम आधारित मापीय उपकरण है जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम से जुड़े होने के रूप में वर्गीकृत करता है। ठीक है, कोई भी मोबाइल नंबर है तो उनको वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, 3 कैटेगरी में उनको रैंकिंग देता है, मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स के आधार पर किसी भी मोबाइल नंबर को ये 3 कैटेगरी में रिकॉग्नाइज करता है, मध्यम, उच्च या बहुत जोखिम, बहुत उच्च जोखिम। ठीक है, यह वर्गीकरण भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के राष्ट्रीय अपराध साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP DOT के चक्षु प्लेटफॉर्म और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की ओर से साझा की गई खुफिया जानकारी सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त जानकारी का परिणाम है। ये हितधारकों विशेष रूप से बैंकों, NBFC और UPI सेवा प्रदाताओं को परिवर्तन को प्राथमिकता देने और मोबाइल नंबर के उच्च जोखिम के मामले में अतिरिक्त ग्राहक सुरक्षा उपाय करने का अधिकार देता है। और FRI को सबसे पहले फोन पे ने अपनाया था। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को सबसे पहले फोन पे ने अपनाया था। नेक्स्ट है INSV कौंडिन्य। तो INSV कौंडिन्य क्या है?
तो भारतीय नौसेना ने 21 मई को कारवार स्थित नौसेना बेस में आयोजित एक औपचारिक समारोह में प्राचीन सिले हुए जहाज को बेड़े में शामिल किया है और औपचारिक रूप से इसे INSV कौंडिन्य नाम दिया है। तो एक प्राचीन सिला हुआ जहाज है, ठीक है, प्राचीन सिलाई तकनीक से निर्मित जहाज है, प्राचीन सिला हुआ जहाज, ठीक है, INSV कौंडिन्य। कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्वी एशिया की यात्रा की थी। उन्हीं के नाम पर जहाज का नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसको 21 मई को करवार स्थित नौसेना बेस में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INSV कौंडिन्य एक सिला हुआ पाल वाला जहाज है जो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के जहाज पर आधारित है, ठीक है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में, ठीक है, एक जहाज दर्शाया गया है, तो उसके आधार पर इसको बनाया गया है। इस परियोजना की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होदी इनोवेशन के बीच जुलाई 2023 में हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से की गई थी और इसकी फंडिंग है वो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने की थी, ठीक है। और इस जहाज का निर्माण केरल के कुशल कारीगरों की एक टीम ने किया था और उनका नेतृत्व मास्टर शिपराइट श्री बाबू शंकरन ने किया था, ठीक है। तो जो केरल के कुशल कारीगर हैं उन्होंने सिलाई की पारंपरिक विधि का उपयोग करके इसका निर्माण किया है और इसका नेतृत्व किया था मास्टर शिपराइट श्री बाबू शंकरन ने। और इसमें कोयर रस्सी, नारियल फाइबर और प्राकृतिक राल का उपयोग किया गया था। इसको बनाने के लिए कोयर रस्सी, नारियल फाइबर और प्राकृतिक राल का उपयोग किया गया था और फरवरी 2025 में गोवा में इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी डिजाइन है उसको समुद्री इंजीनियरिंग विभाग IIT मद्रास में हाइड्रोडायनेमिक मॉडल परीक्षण और आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन के माध्यम से मान्य किया गया था, ठीक है। और पालों पर गंडभेरुंड और सूर्य की आकृतियां, धनुष पर एक गड़ा हुआ सिंह येली और एक प्रतीकात्मक हड़प्पा शैली के पत्थर का लंगर इसमें लगाया गया है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें लगाई गई है और ये जहाज इस वर्ष के अंत में गुजरात से ओमान तक प्राचीन व्यापार मार्ग के साथ एक पार महासागरीय यात्रा पर निकलेगा, ठीक है। तो ये इस साल के अंत में एक यात्रा पर जाएगा, गुजरात से ओमान तक की यात्रा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई गोट कर्मयोगी। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत कर्मयोगी भारत द्वारा संचालित और प्रबंधित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आई गोट कर्मयोगी क्या है? ये राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी है। उसके अंतर्गत कर्मयोगी भारत द्वारा संचालित और प्रबंधित डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अभी हाल ही में आई गोट कर्मयोगी पर पूरे भारत में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी पंजीकृत हो चुके हैं, इसलिए चर्चा में है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं वो इस पर अभी पंजीकृत हो चुके हैं। तो आई गोट कर्मयोगी का बेसिकली काम क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिड टर्म ट्रेनिंग देता है, ठीक है, ताकि वो जो अपडेटेड कौशल है, ठीक है, जो अभी करंट में जो नई स्किल्स आती हैं तो उनको सीख सकें वो, ठीक है। पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में से 60% से अधिक सभी 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, जबकि शेष केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों से हैं। उसमें 60% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 40% है वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, ठीक है। तो अभी टोटल 1 करोड़ पंजीकरण इस पर हो चुके हैं, ठीक है। इस पर 2400 से ज्यादा कोर्स हैं, ठीक है, 2400 प्लस कोर्स हैं और विभिन्न स्टेट यूनिवर्सिटी के यूनियन टेरिटरी के साथ इसने 19 MOU साइन किए हैं, ठीक है। और 3.38 करोड़ लर्निंग आवर्स पूरे हो चुके हैं आई गोट कर्मयोगी पर और 3.1 करोड़ प्लस कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रगति है। और शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां से इस पर सबसे ज्यादा कर्मचारी रजिस्टर हुए हैं? तो पहला बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनसे सबसे ज्यादा कर्मचारी इस पर रजिस्टर हुए हैं। आई गोट कर्मयोगी पर 16 भाषाओं में 2400 से ज्यादा कोर्स उपलब्ध है, ठीक है। और सभी कोर्स स्वदेशी रूप से विकसित कर्मयोगी योग्यता मॉडल के अनुरूप है जो भारतीय ज्ञान और मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट है ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए भारत को WHO प्रमाणन, ठीक है। तो भारत ने ट्रेकोमा का उन्मूलन कर दिया है, उसके लिए भारत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में
ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। और 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार घोषणा की थी कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। ठीक है, 8 अक्टूबर 2024 को भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया था। भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के रूप समस्या के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में, ठीक है, ट्रेकोमा का उन्मूलन करने वाला तीसरा देश बन गया है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा का उन्मूलन करने वाला भारत तीसरा देश है। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रेकोमा है वो क्या है। और भारत सरकार ने ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृश्य क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कई कदम उठाए हैं। ठीक है, तो भारत सरकार ने इसके उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृश्य क्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम NPC-BVI को प्रारंभ किया था। ठीक है, अब ट्रेकोमा के बारे में देखते हैं। तो ट्रेकोमा है एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है। ठीक है, आंखों की बीमारी है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु संक्रमण है। ये क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस जीवाणु के कारण होता है। क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस जीवाणु के कारण होता है। कौन सा जीवाणु? क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये अपरिवर्तनीय अंधेपन का कारण बनता है। ठीक है, अगर टाइम पर इलाज ना मिले तो व्यक्ति अंधा हो सकता है। नेक्स्ट है बानू मुश्ताक का लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है। ठीक है, तो बानू मुश्ताक है, कन्नड़ राइटर हैं, तो उनकी अनुवादित कन्नड़ कहानियों के संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। और दीपा भस्ती द्वारा अनुवादित हार्ट लैम्प 1990 और 2023 के बीच बानू मुश्ताक द्वारा लिखी हुई 12 लघु कथाओं का संग्रह है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो अनुवादित पुस्तकों को, अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों को प्रदान किया जाता है। तो ये बानू मुश्ताक का लघु कथा संग्रह है हार्ट लैम्प। ठीक है, इसको दीपा भस्ती द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। इससे पहले, और ये पहली कन्नड़ राइटर हैं, ठीक है, उनके लघु कथाओं के संग्रह हसीना और अन्य कहानियों के अंग्रेजी अनुवाद ने वर्ष 2024 के लिए अंग्रेजी पेन अनुवाद पुरस्कार भी जीता था। ठीक है, तो बानू मुश्ताक की लघु कथाओं का संग्रह हसीना और अन्य कहानियां हैं, उसने भी उसके अंग्रेजी अनुवाद ने भी वर्ष 2024 के लिए अंग्रेजी पेन पुरस्कार जीता था। ठीक है, अंग्रेजी पेन अनुवाद पुरस्कार जीता था और उसका अनुवाद भी दीपा भस्ती ने ही किया था। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो ये पुरस्कार अनुवादकों के महत्वपूर्ण कार्य को मान्यता देता है, जिसमें 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि बराबर बराबर बांटी जाती है। 25,000 पाउंड मिलते हैं लेखक को और 25,000 पाउंड मिलते हैं अनुवादक को, और अनुवादक कई हों तो उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और अगर इसके लिए कोई बुक शॉर्टलिस्ट भी होती है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए, ठीक है, तो उसमें प्रत्येक शॉर्टलिस्ट की गई पुस्तक को 5,000 पाउंड का पुरस्कार दिया जाता है। 2,500 पाउंड लेखक के लिए और 2,500 पाउंड अनुवादक के लिए, और अनुवादक कई हों तो उनके बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। अगला है 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। कहाँ आयोजन हुआ इसका? 19 से 27 मई 2025 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। ठीक है, 19 से 27 मई तक। और इसकी थीम वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ रखी गई थी और औपचारिक रूप से विश्व का पहला महामारी समझौता इसमें अपनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किया गया ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। पहला कौन सा था? पहला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता WHO तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2003 था। ठीक है, अब इसके मुख्य बिंदु क्या है? जो महामारी समझौता अपनाया गया है, ठीक है, वैश्विक, तो इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन IHR 2005 के अनुसार इसका उद्देश्य वैश्विक महामारी की रोकथाम और निगरानी को मजबूत करना है। ठीक है, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान महामारी से निपटने से संबंधित स्वास्थ्य उत्पादों की सुलभता सुनिश्चित करना है। और संधारणीय वित्त पोषण, तो IHR के अंतर्गत समन्वयकारी वित्तीय तंत्र का उपयोग इसके कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग PABS प्रणाली, तो PABS का कार्य महामारी की स्थिति उत्पन्न करने वाले संभावित रोगजनकों के से जुड़े नमूनों और अनुक्रम जानकारी को तेजी से एवं समय पर साझा करना है। और PABS में भाग लेने वाले दवा विनिर्माता हैं वो WHO को अपने टीकों, उपचार और डायग्नोस्टिक किट के उत्पादन के 20% तक तुरंत पहुंच उपलब्ध कराएंगे।
और इसका परिवर्तन एक बार जब PABS को अपना लिया जाएगा तो ये समझौता देशों के समक्ष हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, और ये समझौता 60 देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू किया जाएगा। तो ये थी पहला महामारी समझौता WHO का। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।